नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े उस सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में घूमता रहता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग वो पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं, जबकि बहुत से लोग, शायद हम में से ज़्यादातर लोग, सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। उसके जो मुख्य विचार हैं उन पर आधारित है। कोशिश करेंगे कि इस किताब से पैसे को देखने का नजरिया और दौलत बनाने की जो सोच है उसके अहम पहलुओं को समझें। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से, जिनकी सोच आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग थी। हाँ, और यही मतलब इस किताब की खासियत है। ये पैसे को लेकर दो एकदम विपरीत, बिल्कुल उल्टी फिलॉसफीज को आमने सामने रखती है। एक है पैसे के लिए काम करने का रास्ता और दूसरा है पैसे से अपने लिए काम करवाने का। आज हम इन्हीं इन्हीं अलग-अलग सोच और उनके क्या नतीजे होते हैं, उनको जरा बारीकी से देखेंगे। हाँ, तो लेखक पिता कहें कि उनकी जिंदगी पर दो पिताओं का असर रहा। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पोर डैड कहते हैं। ये काफी पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे और मानते थे कि देखो भाई, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, यही सफलता का पक्का रास्ता है। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता। उन्हें वो रिच डैड कहते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे शायद, लेकिन बिजनेस चलाते थे और पैसे को लेकर उनका नजरिया एकदम अलग था। तो पोर डैड वाला रास्ता तो जाना पहचाना लगता है ना? मेहनत करो, पैसा कमाओ, बचाओ। बिल्कुल, ये वो पारंपरिक रास्ता है जिसे समाज में ज्यादातर लोग सुरक्षित मानते हैं, सही मानते हैं। लेकिन रिच डैड की सोच यहीं से अलग हो जाती है। उनका मानना था कि नौकरी या अपना पेशा, हाँ, वो पैसे कमाने का एक जरिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर असली वित्तीय आज़ादी वो तब मिलती है जब आपका पैसा आपकी सीधी मेहनत के बिना भी आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर दे। यहीं पर सोच का वो बुनियादी फर्क आता है। एक सोच सुरक्षा पर टिकी है, नियमित आय पर। दूसरी सोच संपत्ति बनाने पर, पैसिव इनकम कमाने पर। देखिए, रिच डैड पारंपरिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि स्कूलों में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हाँ, मतलब पारंपरिक शिक्षा आपको शायद एक अच्छा कर्मचारी बना देगी या एक अच्छा प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। पर रिच डैड के अनुसार जो वित्तीय शिक्षा है वो आपको मालिक या निवेशक बनने की सोच देती है। सही कहा। पारंपरिक शिक्षा अक्सर हमें पैसे के लिए काम करने को तैयार करती है, जबकि वित्तीय शिक्षा वो इस बात पर ध्यान देती है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। और यहीं से बात आती है उस ज्ञान की, उस समझ की, जो अक्सर स्कूलों या कॉलेजों के सिलेबस से गायब रहती है। और ये हमें सीधे किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक पर लाता है, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। पुअर डैड का जोर था अच्छी तनख्वाह और बचत पर, लेकिन रिच डैड कहते थे कि सिर्फ पैसा कमाना और बचाना काफी नहीं है। अमीर बनना है तो एसेट्स बनाने होंगे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, कम से कम इस किताब के नजरिए से। बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे पहचानना, क्या ये उतना सीधा है? जैसे मान लीजिए घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये क्या है, एसेट या लायबिलिटी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं या कंफ्यूज होते हैं। किताब के अनुसार कोई चीज अपने आप में एसेट या लायबिलिटी नहीं होती। ये इस पर निर्भर करता है कि वो आपके लिए क्या कर रही है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा लोन लेकर और उसमें खुद रह रहे हैं, तो हर महीने आपकी जेब से ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस का पैसा जा रहा है, टैक्स जा रहा है ना? इस स्थिति में ये घर एक लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है, वो पैसा निकाल रहा है। अच्छा, तो फिर एसेट कैसे बनेगा वही घर? अगर आपने वही घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया, और उससे जो किराया आ रहा है वो आपकी किश्त और दूसरे खर्चों से ज्यादा है, मतलब आपकी जेब में नेट पैसा आ रहा है, तब वो प्रॉपर्टी एक एसेट बन जाती है। इसी तरह कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले और मुनाफा कमाए, स्टॉक या बॉन्ड जिनसे आपको डिविडेंड या ब्याज मिले, या मान लीजिए कोई किताब लिखी जिससे रॉयल्टी आए, ये सब एसेट्स के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी जेब में पैसा डालते हैं, अक्सर आपकी सीधी भागीदारी के बिना भी। और लायबिलिटीज, वो क्या हुई फिर? लायबिलिटीज वो चीजें हैं
जिन पर लगातार पैसा खर्च होता रहता है, जो आपकी कमाई का हिस्सा खाती रहती हैं, जैसे महंगी कारें जिनकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती जाती है और रखरखाव पर खर्चा बढ़ता रहता है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर भारी ब्याज लगता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसे आपने किश्तों पर लिया है और वो आपके लिए कोई आय नहीं बना रही। दिक्कत तब होती है जब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं, सोचते हैं कि वो अमीर बन रहे हैं, जबकि असल में वो अपनी कमाई को खर्च करने का एक और रास्ता बना रहे होते हैं। तो मतलब अमीर बनने की जो चाबी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज को कम से कम रखो, यही है। बिल्कुल, किताब का सार यही है एक तरह से। एसेट्स बनाने पे ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के स्रोत बनते हैं, और जब आपकी ये पैसिव इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप सही मायनों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपनी नौकरी या अपने सक्रिय काम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जबकि लायबिलिटीज पे खर्च करते रहने से आप हमेशा हमेशा पैसे कमाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, ये एसेट और लायबिलिटी वाला फंडा तो समझ आया, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ ये जानना काफी है? रिच डैड के अनुसार अमीर बनने के रास्ते में और क्या चाहिए? किताब 3 मुख्य बातों पर जोर देती है। पहला तो यही वित्तीय शिक्षा हासिल करना। हाँ, और ये सिर्फ कोई अकादमिक डिग्री नहीं है, ये पैसे की व्यवहारिक समझ है। मतलब निवेश कैसे काम करते हैं, बाजार कैसे चलता है, टैक्स के नियम क्या हैं, कर्ज का सही इस्तेमाल कैसे करें, बिजनेस की बुनियादी बातें क्या हैं, ये समझना कि मुद्रास्फीति, महंगाई, वो कैसे चुपके से आपके बचाए हुए पैसे की कीमत कम कर देती है, और ये भी समझना कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग वो कैसे आपके पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ा सकता है। वो जो कहते हैं ना, ब्याज पर भी ब्याज मिलना। दूसरा बिंदु थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, खासकर हमारी परंपरागत सोच के हिसाब से, जोखिम लेना सीखना। हमारे पुअर डैड का मंत्र तो था भाई, सुरक्षित चलो, जोखिम से बचो, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि बिना जोखिम लिए बड़ा मुनाफा नहीं मिलता। हाँ, लेकिन यहाँ सोच समझकर जोखिम लेने की बात है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये अंधाधुंध जुआ खेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है किसी भी निवेश या बिजनेस अवसर को पहले अच्छी तरह से परखना, उसका विश्लेषण करना, उसमें क्या क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं ये समझना, उन नुकसान को कम करने की योजना बनाना और फिर जानकारी के आधार पर फैसला लेना। सच तो यह है कि वित्तीय दुनिया में शून्य जोखिम जैसी कोई चीज होती नहीं। यहाँ तक कि पैसे को सिर्फ बैंक खाते में रखना या गद्दे के नीचे रखना भी जोखिम भरा है। क्यों? क्योंकि महंगाई धीरे धीरे उसकी खरीदने की ताकत को कम करती जाती है। तो सवाल जोखिम से बचने का नहीं है, बल्कि जोखिम को समझने और उसे मैनेज करने का है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप, ये सोच समझकर जोखिम लेने का? बिल्कुल। मान लीजिए शेयर बाजार में निवेश करना। अब बिना सोचे समझे किसी की टिप पर पैसा लगा देना, वो तो अंधाधुंध जोखिम है। लेकिन किसी कंपनी के बिजनेस को समझना, उसकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, उसके मैनेजमेंट को देखना, उसके भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना और फिर उसमें निवेश करना, ये सोच समझ कर लिया गया जोखिम है। आप जानते हैं कि जोखिम है, पर आपने उसे कम करने के लिए अपना होमवर्क किया है, अपनी रिसर्च की है। सही बात है। और तीसरा बिंदु था पैसों को लेकर स्मार्ट तरीके से सोचना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे किताब में लिखा है कि सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में रखना स्मार्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने अभी कहा, महंगाई धीरे धीरे उस पैसे की कीमत कम कर देती है, उसे खा जाती है एक तरह से। अगर बैंक आपको साल का 3-4% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6-7% चल रही है, तो असल में आपका पैसा साल दर साल कमजोर हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। स्मार्ट सोच का मतलब है ये समझना कि पैसे को सिर्फ बचाना नहीं है, उससे काम पर लगाना है, यानी निवेश करना है। तो निवेश ही वो तरीका है जिससे पैसा हमारे लिए काम करता है। बिल्कुल। सही जगह निवेश किया गया पैसा समय के साथ बढ़ता है, वो अपने जैसे और पैसे बनाता है। इसे ही चक्रवृद्धि की शक्ति कहते हैं, कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, सही जगह कौन सी है? जी, है ना? और इसका जवाब फिर से कहाँ मिलता है? वित्तीय शिक्षा में। ये जानना कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, आपके पास समय कितना है, उसके हिसाब से कौन से निवेश विकल्प जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना वगैरह आपके लिए सही हो सकते हैं।
ये विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत को समझना, यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगा देना, अलग अलग जगह लगाना।